अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है और वो हमारा टॉपिक होगा प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं और प्रत्याहारों से संबंधित सूत्रों में क्या कार्य होता है, किस तरीके से जो है यहाँ पे वैज्ञानिकता हमें दिखती है, उन सब के बारे में चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि प्रत्याहार को जो बताने वाला हमारा सूत्र है वो सूत्र कौन सा है, तो वो सूत्र है आदि रंत्येन सहेता। सूत्र क्या है? आदि रंत्येन सहेता। और ये कैसा सूत्र है? तो ये एक विधायक सूत्र है। किसका विधायक सूत्र है? प्रत्याहार का विधायक सूत्र है। कहने का मतलब है कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, इस बात को समझाने वाला सूत्र कौन सा है? आदि रंत्येन सहेता। और डायरेक्ट ये कहें कि प्रत्याहार सूत्र कौन से हैं, तो आप माहेश्वरी सूत्रों को भी प्रत्याहार सूत्र कह सकते हैं, जो बात हम पहले लिख चुके हैं। तो प्रत्याहार सूत्र तो माहेश्वरी सूत्रों को ही कहा जाता है, लेकिन प्रत्याहार निर्माण सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र, विधायक का मतलब प्रत्याहार बनता कैसे, इसकी विधि बताने वाला सूत्र, विधान बताने वाले सूत्र को ही विधायक सूत्र कहा गया है। तो ये सूत्र है आदि रंत्येन सहेता। आदि रंत्येन सहेता ये सूत्र कह रहा है, देखो आदि, रे की जगह विसर्ग, रे में ए मिला हुआ है, उसको लेकर के अंत्ये, आगे क्या है? न, आगे क्या है? सह, आगे क्या है? इत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है? एक तो कहा गया है आदि। संस्कृत के विसर्ग इत्यादि को हटा करके हिंदी समझ, अंत्येन, इस अंत्येन इसका मतलब है अंतिम, और इसके आगे न, इसके आगे, उसके आगे इत। अब देखो, है में ए है, इधर ई है, गुण संधि के नियम से हे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीजों को समझे। अब देखो, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। अंतिम का मतलब क्या होता है? अंतिम। वर्ण क्या होता है? नहीं, यानी निषेध करना, मना करना। सह का मतलब क्या होता है? साथ। और इत का मतलब होता है इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि आदि से लेकर के अंतिम वर्णों तक, लेकिन इत संज्ञक वर्ण नहीं। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि आदि से अंतिम तक, आदि से अंतिम तक, लेकिन इत संज्ञक नहीं। मतलब इत संज्ञकों को साथ में नहीं लेना है। सीधे से भावार्थ में हम कहें तो ये आदि से लेकर अंतिम वर्णों को प्रत्याहार कहते हैं, लेकिन इत संज्ञक वर्णों को प्रत्याहार नहीं कहते हैं। अब देखो, समझो इस चीज को। जैसे मान लो कहीं पे जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाए अच, थोड़ा नीचे चलते हैं, क्लास को जो है हम समझेंगे पूरी तरह से ही। देखो, माहेश्वरी सूत्र है, वंस अगेन थोड़े दो तीन सूत्र लिख लेता हूं मैं। अ ई उ का
दूसरा री, ली और क। ये सूत्र क्या है? ये वर्ण क्या है? इस संज्ञक। फिर है क्या है? ओ। फिर क्या है? ये क्या है? फिर क्या है? और फिर क्या है? औ। और फिर क्या है? च। ठीक है, थोड़ा दूर लिख देते हैं। आई, औ और फिर क्या है? च। तो ये च क्या है? इस संज्ञक। ठीक है, अब मान लो मैं ये कहूं कि अक, तो अक कहने का केवल भाषा में अक कहने का मतलब केवल ए और क नहीं होता। अक कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, अर्थात जो इत संज्ञक है, उसमें इस क को ढूंढना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? आपको इस वर्ण को ढूंढना है। तो इसको जो है एक दूसरे तरीके से जो है और समझ सकते हैं, वो आपके लिए और भी ज्यादा आसान रहेगा। जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, कहने का मतलब क्या है? तो ये दो वर्ण है, इस वर्ण को तो हम क्या कहेंगे? आदि वर्ण। और इस वर्ण को हम क्या कहेंगे? अंतिम वर्ण। ठीक है, तो इसका क्या कहना है कि अक कहने का मतलब अक में कौन कौन से वर्ण हैं? तो आदि से लेकर के और अंतिम वर्णों तक चलना है, यहां से शुरू होना है और हमें यहां तक जाना है। अब इसके बीच में भी ये जो वर्ण आ गए, ये सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? अक प्रत्याहार का वर्ण कहेंगे। लेकिन न, सह, इत, ये क्या कहता है? न सह इत का मतलब क्या है कि न सह इत, लेकिन साथ में नहीं लेना है इत संज्ञा के वर्णों को। जैसे अक कहने का मतलब ए ढूंढना है, तो ए हमें मिल गया यहां पे और क हमें मिल गया यहां पे। ये ध्यान रखना है, अंतिम वर्ण हमेशा लास्ट में ही मिलेगा, सूत्र के लास्ट में ही मिलेगा। सीधी सी ट्रिक ये भी बनती है कि हमें सबसे पहले इसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जहां मिलेगा अंत में मिलेगा। तो हमें यहाँ तो प्रत्येक वर्ण पे नजर मारनी पड़ेगी और यहाँ पे हम डायरेक्ट 14 वर्णों को देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आगे वाला वर्ण ढूंढना है यहाँ लास्ट में। अब जहां मिल जाए वहीं टिक मार लो, और यहाँ मिल गया, मान लो यहाँ मिल गया तो यहाँ टिक मार लिया। अब आपको ये भी स्पष्ट है कि ये जो दूसरा वर्ण है ये वाला, ये कहाँ मिलेगा? इससे ऊपर ऊपर ही मिलेगा, इससे पहले पहले ही मिलेगा, आगे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये भी आपको एक जो है ट्रिक के रूप में ये बात काम आएगी। हमेशा प्रत्याहार को समझना है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आदि वर्ण को, ये सॉरी अंतिम वर्ण को ही ढूंढो। और कहाँ ढूंढना है? इत संज्ञक वर्णों में ही ढूंढना है, क्योंकि ये खुद भी तो इत संज्ञक है, इत संज्ञक है, इसलिए इसको इत संज्ञक में ढूंढेंगे और इससे ऊपर ऊपर ही आपको ये वाला वर्ण मिलेगा। तो यहां से यहाँ के वर्णों को लिख लो, वही क्या है? अक प्रत्याहार के वर्ण। तो अक प्रत्याहार में देखो ए, ई, उ, न, री, ली, क, तो ये सारे के सारे वर्ण आ गए। ए, ई, उ, ण, री, ली और क, ये वर्ण आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि अरे ई, उ, ण, री, ली, क, ये इतने वर्ण होते हैं अक में। तो फिर हम कहेंगे कि जी हाँ, ये ही वर्ण होते हैं, लेकिन न, सह, इत साथ में मत लाना इत संज्ञक वर्णों को। तो इत संज्ञक कौन सा था? ण। तो ये हम ण को ले आए गलती से, एक हमें जो ले आए किसको? क, जबकि इनको नहीं लाना था। तो अब हम क्या कहेंगे कि अक में क्या क्या होता है? ए, ई, उ, आगे कह सकते हैं। प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, जैसे मान लो आपने देखा होगा आई, एल और यू शॉर्ट में दिया, इसको आगे जाके लोगों ने इलू इलू बोल दिया, गाने भी बन गए इलू इलू। तो इलू का मतलब जानते ही हो आप क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हो कि जो है इलू इलू एक शॉर्ट फॉर्म बना दी।
ऐसे ही इन वर्णों को भी एक शॉर्ट रूप में लिख दिया गया। अब जैसे मान लो सभी स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप ये कहो अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ होते हैं। इससे अच्छा है हम क्या कह दें, अच। अच कहने का मतलब क्या हो गया, च को ढूंढो कहाँ मिला, च हमें यहाँ मिला। अब ए कहाँ मिलेगा, इससे ऊपर ऊपर ही मिलेगा कहीं, तो ये ए यहाँ भी मिल गया। ये ध्यान रखना, अंतिम वर्ण ये लास्ट वाला जो है शॉर्ट फॉर्म में, जो अंत आगे वाला है अंतिम है, ये हमेशा लास्ट में ही मिलेगा, जबकि ये पहले वाला यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। जैसे उण का मतलब यहाँ और उण कहने का मतलब यहाँ, तो ये वाला वर्ण जो है पहले वाला, ये हमें बीच में कहीं भी मिल सकता है, और ये लास्ट वाला हमें इस संज्ञक वर्णों में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनाने हैं। अब अच कहने का मतलब ये नहीं होता अ ई उ ण को भी ले लो, क को भी ले लो, ग को भी ले लो, च को भी ले लो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है न सह इत संज्ञक को साथ में नहीं लाना। तो ये सूत्र ही बता रहा है। अब आपको ज्यादा वो डीप याद करने की जरूरत नहीं है, संस्कृत के सूत्र को ही समझ लो। आदि अंतिम, आदि से लेकर अंतिम तक वर्णों को ले लो माहेश्वरी सूत्रों में जाकर के, लेकिन न सह इत, अरे इत संज्ञक वर्णों को साथ में मत उठा लाना। और ये हमें पहले से पता है, इत संज्ञक नाम किसका है, प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम वर्ण है, उसका नाम इत संज्ञक है। इस आधार पे हम ये शॉर्ट जो है फॉर्म के माध्यम से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा मैं जैसे मान लो कि एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लो कोई गाड़ी जयपुर से जा रही है, ठीक है, किसी गाड़ी पे जयपुर टू दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, जयपुर टू दिल्ली लिखा हुआ है। अब जयपुर टू दिल्ली लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि इसमें जयपुर और दिल्ली की सवारियां बैठेंगी, क्योंकि ये जब जयपुर से रवाना होगी और ये जब दिल्ली तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि बीच में बहुत सारे स्टेशन आ जाए। तो ये बहुत सारे जो जगह जो स्टेशन हैं, अब ये नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट लिखने वाले ने क्या लिख दिया, जयपुर टू दिल्ली। अब अगर किसी को यहाँ जाना है तो भी बस में बैठ जाएगा, यहाँ जाना है तो भी बस में बैठ जाएगा, यहाँ जाना है तो भी बस में बैठ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, दिल्ली है तो क्या दिल्ली से आगे वाला कोई बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जयपुर टू दिल्ली का मतलब बीच में आने वाले स्थान भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से अक कहने का मतलब ये जयपुर है, ये दिल्ली है, और बीच वाले भी आ जाते हैं, वो भी इनमें ग्रहण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रत्याहारों को समझना है। प्रत्याहार का मतलब क्या है, सॉर्ट करना, प्रत्याहार कहा गया है। तो इस आधार पे ये जो आपके माहेश्वरी सूत्र हैं, ठीक है, माहेश्वरी सूत्र जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, ये इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पे आपको जो है अलग अलग प्रत्याहार देखने हैं। कैसे, जैसे थोड़ी बहुत जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर मैं आपको कोई नई जो चीजें हैं वो सिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे, क्योंकि व्याकरण में वो चीजें आएंगी बार बार, जो है आपको उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जो है उन चीजों के बारे में भी थोड़ा जो है यहीं अगर क्लियर कर लोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ये कहूं कि अच, इसका मतलब क्या हो गया, अच कहने का मतलब है ऐसे लेके च तक, अर्थात सभी स्वर। हल है से लेकर के इस लय तक। अब आप ये कहोगे कि हल यहां से यहां तक भी तो बन सकता है, तो हम संक्षिप्तीकरण कब करेंगे, जब कोई बड़ी चीज हो तो ही उसका छोटा करेंगे, उसको संक्षिप्तीकरण कहेंगे। अब हल का मतलब केवल ये और ये ही होता तो फिर उसको प्रत्याहार थोड़ी बना सकते हैं। ये तो पहले से ही दो हैं, तो दो को अगर दो ही रख रहे हैं तो कौन सा संक्षिप्तीकरण कर रहे हो आप। इसलिए हम यहाँ कौन सा ग्रहण करेंगे, ये वाला। तो है से लेके ल तक, तो ये जो हल है इसका मतलब क्या हो गया, सभी व्यंजन। हुआ नहीं हुआ। अब देखो, इस ऐसे लेके ल तक बना क्या, अल, और बीच वाले इस संज्ञकों को हम निकाल देंगे। तो अल कहने का मतलब क्या हो गया, स्वर भी हो गए और व्यंजन भी हो गया। अब देखो,
जैसे य व र ल, तो य से लेके ण तक बना देंगे और ट और ण को बाहर निकाल देंगे तो यण बन जाएगा। अब यण क्या है? अंतस्थ वर्णों को यण कहते हैं। नाम निकल सकता है ना, अंतस्थ वर्णों को यण कहते हैं क्योंकि य व र ल यण में मतलब य से लेके ण तक जाना है। अब इसी प्रकार से पंचम वर्णों को यम, 1 2 3 4 य से लेकर के म तक के वर्णों को पंचम कहते हैं। और पंचम वर्णों के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास में? यम। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्णों के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? झ भ। अब झय बना देंगे तो इसमें तो 2 ही वर्ण आएंगे, लेकिन चतुर्थ, ये भी तो चतुर्थ हैं, इसलिए क्या बना देंगे? झस। झस कहने का मतलब हो गया वर्गों के चतुर्थ वर्ण। जस, जस कहने का मतलब वर्गों के तृतीय। ऐसे लेकर के कव, अब कव तो बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कव में दूसरे तो आ जाएंगे लेकिन पहले भी आ रहे हैं, इसलिए वर्गों के जो है पूरे पहले भी नहीं आ रहे, तो हम खत तो बना नहीं सकते क्योंकि बीच में रुक नहीं सकते, रुकना तो अंत में ही है। तो वर्गों के पहले और वर्गों के दूसरों के लिए शॉर्ट फॉर्म बन सकती है, अकेले पहले के लिए नहीं बन सकती, क्योंकि अकेले के पहले के लिए तो यहाँ से यहाँ तक ही जाना, तो रुकना था, जबकि बीच में रुक नहीं सकते। तो क्या बनाएगा? ख से य तक वर्गों के पहले और दूसरे वर्णों को डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? खय। हाँ, वर्गों के केवल पहले वर्णों को क्या कहते हैं? अंत में य है और यहाँ च है, तो क्या बन जाएगा? च ट त, व को बाहर छोड़ देंगे, क प और य, तो क्या बन जाएगा? चय। चय का मतलब वर्गों के प्रथम। इसी प्रकार से स स स और ह, ये क्या है? ऊष्म, तो स से लेके ल तक सल। सल किसको कहेंगे? सल हम, अब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है, और है इतना बोलेंगे, हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? शल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म है कितनी? शॉर्ट फॉर्म का मतलब प्रत्याहार, ये प्रत्याहार हैं कितने? ठीक है, तो ये प्रत्याहार हैं आपके कितने? तो पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के मत में ये आपके जो प्रत्याहार हैं ये कितने हैं? 41। कितने हैं? 41 थे। अब 41 के बाद में एक फिर अलग से जोड़ा गया और टोटल कितने हो गए? 42। अच्छा, आप ये कहो कि आप सर 42 ही बोल देते, आप एक को अकेला क्यों रख रहे हो? तो ये अकेले ही जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है ना, ये अजब की है। कैसे? ये वाली जो कैसे? जैसे मान लो हम कहें चय, अभी जो बताया है, अच, जैसे अक, ठीक है, इस तरीके की हैं। लेकिन ये जो एक है ये कौन सा है? केवल और केवल। अब मान लो प्रत्याहार बनाए, कैसे बनाए? अब इसमें किसको तो ढूंढे, कहां से चले और कहां तक रुके, स्थिति गंभीर हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि हम इसका विश्लेषण कर देंगे। इसका विश्लेषण करेंगे तो यहाँ तो आएगा और यहाँ निकल के आएगा है, तो चलेंगे और ए तक रुकेंगे। अब र से चल के ए तक रुकेंगे, लेकिन ए तो इत संज्ञक है ही नहीं, अर्थात ए को अगर हम ऊपर देखें तो ए तो जो है हमारे अंतिम जो गोले किए हैं उनमें है ही नहीं, ए लास्ट में है ही नहीं। लेकिन फिर आपको याद आएगा, अरे इत संज्ञक ए एक जगह मिल सकता है, छठे सूत्र में ण के साथ में ए को भी इत संज्ञक माना गया है, और र कहाँ है? इससे ऊपर ही मिलेगा, तो र हमें यहाँ मिल गया। तो र प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब हमें र से शुरू करना है, जो इत संज्ञक उस तक जाना है। तो अब देखो रे, टे को छोड़ देंगे, ले, ए को छोड़ देंगे, क्योंकि ए भी इत संज्ञक है और इस संज्ञक को प्रत्याहार में ग्रहण करते ही नहीं है, तो बन क्या जाएगा? रे और ल। क्या बन जाएगा? रे और ल। ठीक है, तो इस आधार पे जो है हम क्या कह सकते हैं कि र प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? र प्रत्याहार में र वर्ण आता है और ल वर्ण आता है, और ये र प्रत्याहार को मूल रूप से शुद्ध अवस्था में इस चंद्र बिंदु साथ में ही लिखा जाता है। क्यों?
क्योंकि चंद्र बिंदु होगी तभी तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला ए निकाल के लाएंगे, और चंद्र बिंदु वाला ए है तभी तो हम इसको इस संज्ञक मानेंगे, क्योंकि बिना चंद्र बिंदु वाला ए तो उच्चारण के लिए होता है और चंद्र बिंदु वाला ए इस संज्ञा करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से पाणिनि के मत में 41 प्रत्यार तो दो दो अक्षर वाले थे, लेकिन एक प्रत्यार ये र जिसके अंदर ही दो जो है वर्ण छुपे हुए हैं ये है, इसलिए 41 प्लस ये कितने हो गए 42। तो 42 शॉर्ट फॉर्म, यद्यपि शॉर्ट फॉर्म बहुत हो सकती थी, ये चाहे अच अक हम बहुत सारे बना सकते थे, लेकिन हमें व्याकरण में जरूरत कितनी की पड़ी, केवल और केवल 41 शॉर्ट फॉर्मों के माध्यम से ही हम सारा काम कर रहे हैं। और एक उर्ण रप्रय सूत्र के प्रसंग में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो सूत्र हम गुण संधि के प्रसंग में पढ़ने वाले हैं। इस सूत्र के माध्यम से इस सूत्र के लिए रे प्रत्यार बनाना पड़ा, और कितने हो गए ये आपके 42। तो पाणिनि ने तो अपनी शॉर्ट फॉर्म कितनी बनाई है 42। फिर उसके बाद में सेकंड आपके जो मुनि हैं उनका नाम है नाम वररुचि, इन्होंने क्या लिखी हैं वार्तिकें। अब इन्होंने वार्तिकें लिखी है, तो इन्होंने अपने वार्तिकों में केवल एक शॉर्ट फॉर्म अलग है, बाकी सब पाणिनि शॉर्ट फॉर्मों से। वो प्रत्यार कौन सा है, प्रत्यार का मतलब शॉर्ट फॉर्म, प्रत्यार का मतलब संक्षिप्तीकरण। तो इन्होंने जो एक अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है वो कौन सी बनाई है चय अलग से। और इसके अलावा पाणिनि ने ही एक शास्त्र अलग से और का नाम है सूत्र लिखा है, उसमें उन्होंने एक जो है शॉर्ट फॉर्म और बनाई है यम। यम कहने का मतलब क्या है, देखो यमंगणनम मतलब वर्गों के पंचम वर्ण, तो वर्गों के पंचम वर्ण के इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म कौन सी है यम। तो यम में मिलती है, वार्तिक चय में मिलता जो है वार्तिकों में चय मिलता है, और 42 पहले से थे। तो 42 तो पहले से थे, एक और जोड़ देंगे तो 43, और एक ये यम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल व्याकरण में, टोटल आपका जो व्याकरण शास्त्र है, इस व्याकरण शास्त्र में व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहार कितने हैं, एक एक अलग अलग है, और टोटल 44 है। कितने हैं 44। ये एक कौन सा है यम, एक कौन सा है चय, ये है राम, और इसके अलावा ये कौन से हैं, तो ये जो प्रत्याहार है ध्यान रख देना 41 जो प्रत्याहार हैं इनमें ये जो अण प्रत्याहार है ये भी दो बार आया है, क्योंकि आपने देखा होगा णकार की इत संज्ञा दो बार हुई है, अई उण में भी ण है और छठे सूत्र लण में भी ण है। ठीक है, तो कहां तक जाएं कहां तक नहीं जाएं उस संशय को लेकर के यहाँ दो बार अण प्रत्याहार बनाया गया है। स्पष्ट कर देता हूं मैं इस बात को, जैसे माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर ही चलते हैं। ये देखो माहेश्वरी सूत्र हैं। अब इन माहेश्वरी सूत्रों में जैसे मान लो मैं ये लिख दूं अण, लिखा मैंने अण, नीचे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे, देखो अण लिख दिया मैंने। अब अण लिखते ही आप ये बताओ कि मैं इस निर्णय को ढूंढूंगा, ये निर्णय मुझे यहाँ भी मिल गया, मुझे यहाँ भी मिल गया, भी मिल गया। मैं इस ऐसे शुरू करके यहां तक जाऊं या इस ऐसे शुरू करके यहां तक आऊं, तो इसका आंसर है कि आपको सर यहां से यहां तक भी जाना है और यहां से यहां तक भी आना है। अब आप कहोगे कि ये तो संशय वाली स्थिति हो गई, तो फिर इस संशय का निवारण क्या है कि पूरे जो 4000 सूत्र है ना, इन 4000 सूत्रों में से केवल एक सूत्र, ठीक है, इस एक सूत्र में तो आपको जाना है छठे नंबर के सूत्र तक। कौन सा तक, मतलब यहां से लेके यहां तक आना है और इन वर्णों को ग्रहण करना है, ऐसा प्रसंग तो केवल एक सूत्र में है। ठीक है, और बाकी जो आपके लगभग 4000 सूत्रों में से एक कम कर लेंगे, अब 4000 में से एक कम कर लेंगे, बाकी जो ऊपर बच गए उन सूत्रों के अंदर आपको क्या करना है,
ऐसे शुरू करके और इस ण तक ही जाना है। फिर आप कहोगे कि ई से ऋण, जैसे मान लो कि ऋण में क्या बनाऊं, अब ऋण में भी मेरे को यहां से यहां जाना है या यहां से यहां आना है। ठीक है, तो ऐसे प्रसंग में आपको याद रखना है कि ऋण सूत्र में, अब देखो ऋण कहेंगे तो अगर इनमें केवल दो ही वर्णों का ग्रहण होता ई और ऊ का, तो शॉर्ट फॉर्म बनी कैसे? इसमें भी दो हैं तो इनको डायरेक्ट दो को ई और ऊ ही बोल देते, इन बोलने की जरूरत क्या थी? इसलिए कह सकते हैं कि इनके प्रसंग में हमेशा जो लास्ट वाला ण है, नीचे वाला छठे सूत्र वाला, यहां तक ही आना है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अण सूत्र जो है, अण के प्रसंग में तो दो और इनके प्रसंग में केवल एक हमें बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य जो आपके प्रत्याहार हैं वो आपको समझ के चलने हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इन प्रत्याहारों की चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो व्याकरण शास्त्र में कुल कितने प्रत्याहार हैं? 44, जिनमें से 41 हैं अष्टाध्यायी के और उन्हीं में फिर एक जरूरत पड़ गई रै की। इस प्रकार 42 और वार्तिकों में चय और उनादि सूत्रों में यम। ठीक है, ये टोटल प्रत्याहार कितने हो गए? 44 प्रत्याहार हो गए। अब इन 44 प्रत्याहारों में जो छोटे छोटे प्रत्याहार हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये आपको याद करने हैं ऐसे कि ऐसे, क्योंकि इनको आप याद कर लोगे तो आपके उंगलियों के ऊपर जो है व्याकरण हो जाएगा। मतलब आप जैसे गणना कर देना ज्योतिषी, उसी प्रकार से गणना करके आप बता दोगे कि इसमें ये संधि हो रही है, इसमें ये हो रहा है। ठीक है, कब? जब आप प्रत्याहार याद करोगे। तो एक प्रत्याहार है अच। अब अच कहने का मतलब क्या हो गया? सभी स्वर। इसी प्रकार से हल, हल कहने का मतलब क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। तो सभी व्यंजनों को संस्कृत में प्रत्याहार की भाषा में क्या कहते हैं? हल। स्वरों को क्या कहते हैं? अच। अब देखो, अगर मैं ये कहूं अल, तो अल का मतलब ऐसे शुरू होकर के 14वें सूत्र के लास्ट में लय तक जाना है। तो इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें सभी स्वर भी आ गए और सभी व्यंजन भी आ गए। ऐसे याद रखना है। अब जैसे मान लो मैं ये कहूं कि यण, कहने का मतलब अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों को प्रत्याहार की भाषा में क्या कहा जाता है? यण। और अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य, व, रे, ल। इसी प्रकार से जो है मैं कहूं सल, ऊष्म वर्णों को सल कहा जाता है। ऊष्म वर्णों को, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, स, स और ह। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। सल को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म वर्णों का अपर नाम सल, अंतस्थों का यण, स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ अल, व्यंजनों को हल और स्वरों को अच कहा जाता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूं यम, तो यम का मतलब क्या है? कि वर्गों के पंचम। वर्गों के पंचम कौन कौन से होते हैं? य, म, ग, ण और न। सभी वर्गों के स्पर्श वर्णों के जो पंचम वर्ण हैं उनको शॉर्ट रूप में क्या कह सकते हैं? यम। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्णों को क्या कह सकते हैं? झस। ये कौन से हो गए? वर्गों के चतुर्थ वर्ण। ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना चीजों को। वर्गों के चतुर्थ वर्ण कौन से होते हैं? जिनको एक नाम क्या है? झस। और ये चतुर्थ कौन कौन से हैं? जैसे झ, भ, घ, ड़, ध। ठीक है, ज, भ, य, ग, ड़, ध, श। तो ये 5 हो गए। देखो, च वाली लाइन का, पै वाली का, कै वाली का, टै वाली का और तै वाली का, वर्गों के चतुर्थ वर्ण को जस कहते हैं। अब देखो, वर्गों के तृतीय वर्ण को जस कहते हैं। अब जस और जस में फर्क है। यहाँ पे जैसे झंडे वाला है, यहाँ यहाँ षटकों वाला है, सीला वाला है ना। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये कौन सा हो गया? तो वर्गों के
तृतीय वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्णों को जस कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? जय, ग, ड़, ये सारे के सारे कौन से हैं? तृतीय वर्ण हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जस कहते हैं। इसी प्रकार से जो है पहले वर्ण कौन से होते हैं, दूसरे और पहले कौन से होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं, ख से शुरू करेंगे और कपय के य तक जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे? वर्गों के द्वितीय व तृतीय, दूसरे और तीसरे, तीन दोनों आ गए। कौन कौन से? ख, छ, ठ, थ, च, ट, त, क और प। अब आप देख लो कि इसमें दूसरे भी हैं। देखो यहां से यहां तक तो दूसरे, और यहां से यहां तक पहले। ये तो हैं दूसरे और ये हैं पहले। अब दूसरे के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये आप क्या कह सकते हैं? पहले के लिए हम कह सकते हैं क्या होगा? केवल वर्गों के प्रथम वर्ण। कौन से वर्ण आ जाएंगे? प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्णों को चय कहते हैं। प्रथम वर्ण कौन से हैं? यही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, त, क और प। 5 ही तो आते हैं, ठीक है। च वाली लाइन, ट वाली, त वाली, क वाली और प वाली, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके बाद में, तो इसके बाद में ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्मों के लिए मैंने बता दिया आपको, सल कहा जाता है। अब आता है अण। अब जो है ये अण दो बार बनता है, ठीक है। दो बार जो है ये अण बनेगा। अण बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसमें कौन कौन से आ गए? सभी स्वर आ जाएंगे। स्वरों के अलावा है आ जाएगा, है के अलावा य, व, र और ल आ जाएगा, ठीक है। तो सभी स्वर है और य, एक बार तो ये बनेगा। ये तो कब बनेगा? केवल एक सूत्र के प्रसंग में, और वो सूत्र याद रखना, उदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। तो सीधा है, 4000 सूत्रों में से एक सूत्र है ये, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र में अण जो दिख रहा है शुरू में, इस अण में तो आपको क्या क्या मानना है? स्वर है और यवरल। 9 तो आपके स्वर प्लस एक आपका है, एक य, एक व, एक र और एक ल। कितने आ गए? 9 और 1 10, 11, 12, 13 और 14। 9, 10, 11, 12, 13 और 14, चतुर्दश वर्ण इसमें आएंगे। जबकि एक दूसरा जो इसके अलावा व्याकरण में कभी भी इस सूत्र को हम पढ़ रहे हो तब तो हमें ये बनाना है, और इस सूत्र को नहीं पढ़ रहे, इसके अलावा कोई सूत्र पढ़ रहे हैं, उन सूत्रों में हम ये कहां तक लेंगे? उ और ना ही जाता है, अ ई उ, बस इन्हीं को लेना है। जैसे मान लो कोई भी सूत्र है, जैसे केण, ठीक है। अब केण सूत्र के अंदर हमें क्या करना है? ण। जबकि हम बात करें इण की, अब ये इन जो है वो बनेगा, इस इन में क्या आएगा कि ए आएगा, क्योंकि ए ई, तो ई से ही शुरू करेंगे, ए छूट जाएगा, तो क्या कह सकते हैं? ए को छोड़कर सभी स्वर। तो हम क्या कह सकते हैं? ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। और इसके अलावा है य, व, र, ट। अब ट में से इसको हटा देंगे तो ह, य, व, र और क्या आ जाएगा? ल, ठीक है। उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये आपके जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो केवल एक ही बनेगा जिसमें हमें छठे सूत्र तक वाले तक
और एक बार नीचे। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म जो मैंने लिखी है ना 44 में से ये मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कुछ प्रत्याहार लिखे हैं। ये तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए, जैसे मैं लिख दूं एंग। एंग कहने का मतलब क्या है, केवल ए और ओ। इसी प्रकार से मैं लिख दूं जो है ऐच। ऐच कहने का मतलब है आई और औ, ऊपर वाले में और इनमें दोनों में फर्क है। लेकिन अगर मैं ये कहूं एच, तो यहाँ पे चारों आ जाएंगे, ए ओ आई और औ। ठीक है, तो एंग का मतलब ए ओ, ऐच का मतलब आई औ, जबकि एच यानी यहां से शुरू करना और यहां तक जाना, तो इसमें ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो प्रत्याहार है, ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अब आगे जैसे मान लो हम ये पढ़ें, जैसे हम आगे यण संधि में पढ़ेंगे इको यणचि। अब इको यण का मतलब क्या है, इक यण, आगे क्या है अच, इक यण अच। अब इसका मतलब क्या हो गया, ई उ ई, इनको तो इक कहते हैं, य व र ल इनको यण कहते हैं, और सभी को से कहते हैं। तो ये बातें लंबी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या याद कर लेंगे, इको यणचि, सारा काम हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमें इस आई लव यू को इलू इलू में बदलना आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म बनाना हमें आ जाएगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ये इलू इलू जो मैंने लिखे हैं, इनको आपको याद कर लेना है। और आगे मिलेंगे हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित ही किसी नए टॉपिक को लेकर के अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग